एपिसोड की शुरुआत में हम लिंग को न्यू ईयर पर अकेले डिनर करता हुआ देखते हैं। तभी उसे शिव का वीडियो कॉल आ जाता है जो कि स्टडी कर रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो, तो बताती है कि उसके डैड तो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और मॉम अब्रॉड टूर पर गई हुई है। इसीलिए शिव उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलता है। दोनों अब यहाँ से बीच पर जाते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि बीच पर कोई भी नहीं था और कहते हैं कि सभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी लिंग पानी में जाने लगती है, लेकिन शिव उसे रोक लेता है। लिंक बोलती है कि उसे न पानी के क्लोज जाना है, जो सुनकर पहले वो अपने शूज़ निकालता है और फिर लिंक को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे पानी के अंदर लेकर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ठंडे पानी में चलने की वजह से उसे सर्दी हो जाए। जो देखकर लिंक बोलती है कि ऐसा सीन तो मैंने बहुत सारे कोरियन ड्रामास के अंदर देखा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे लिए ये भी कर रहे हो। तभी शिव भी कहता है कि मैंने भी किसी ड्रामा के अंदर देखा था, लेकिन उसके अंदर लड़का लड़की से अलग हो गया था। पर लिंक बोलती है कि हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। शिव कहता है कि पता नहीं हम कब हमारी फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो लिंक बोलती है कि अगर तुम ऐसे प्रपोज कर रहे हो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। पर वो उसे बोलता है कि वो उसे काफ़ी स्पेशल तरीके से प्रपोज करेगा। तभी उसे उसके पेरेंट्स का वीडियो कॉल आ जाता है, तो लिंक उसे उन लोगों से बात करने के लिए बोलकर खुद स्विंग पे जाकर बैठ जाती है। जैसे अब शिव फ़ोन उठाता है तो देखता है कि उसके डैड ड्रंक थे। वो उसे बोलते हैं कि यहाँ पर सब कुछ इतना अच्छा था हमारे पास, लेकिन तुम ये सब कुछ छोड़कर वहाँ पर हार्डशिप सहन कर रहे हो। अभी न्यू ईयर के लिए भी तुम यहाँ पर नहीं आए। पर बीच में यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ना ड्रंक है, तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पर अच्छे से खाना खाना। पर डैड उसे फिर से बोलने लग जाते हैं कि वहाँ पर तुम्हारे पास ना तो जॉब है ना ही पैसे हैं, वहाँ पर गर्लफ्रेंड होने का भला क्या ही फ़ायदा। लेकिन उसकी मॉम उसे फ़ोन रखने के लिए कहती है और शिव थोड़ा सा सैड होता है। लिंक तो थोड़ा दूर बैठी हुई थी तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस उसकी बात होने के बाद उसे अपने पास बुलाती है। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि डिशेस को बहुत ही अच्छे से प्लेट कर रहा होता है। पर जिंग उस पर नाक कर रही थी कि मैंने कहा था ना कि हम 2 डिशेस बना लेते हैं, लेकिन तुमने लास्ट में इतना सारा टेक आउट ऑर्डर कर लिया और अभी से इस तरीके से डेकोरेट क्यों कर रहे हो, बस हम दोनों ही खाने के लिए तो क्या मैटर करता है। ये बोलकर वो अपने फ़ोन में एक बैग को देखने लग जाती है कि मैं इसे कब ले पाऊंगी। इस पर जाओ कहता है कि पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास, इतने सारे बैग तो है, उनमें से किसी एक को बेचकर मेरा डेट क्लियर क्यों नहीं कर देती। पर जिंग गुस्सा करके कहती है कि मेरे बैग की तरफ ना देखना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जो सुनकर जाओ उसे ज़बरदस्ती अपने वर्ड्स वापस लेने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे कर्ज ना करे। वो बोलता है कि आज ना न्यू ईयर है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अच्छे से अपनी लाइफ जी और अकेले फील ना करे। जिसकी ये बात सुनकर जिंग इमोशनल होती है और बोलती है कि तुम ना बिल्कुल मेरा डैड की तरह बोल रहे थे। पर जाओ माहौल को लाइट करने के लिए दूसरी डिश लेने के लिए चला जाता है, तो जिंग भी उसके साथ जाती है। सीन अब यहाँ से शाओनिंग पर आता है जहाँ पर सभी लोग खाने के लिए बैठे हुए थे। डैड यहाँ पर युएंग को प्रेस कर रहे थे कि उसकी कुकिंग स्किल्स तो अब मेरे लेवल की जितनी हो चुकी है, मैं भी बिल्कुल इसी की तरह था जब यंग हुआ करता था। जो सुनकर शाओनिंग की मॉम सरकास्टिक तरीके से रिमार्क देती है और सभी हंसने लग जाते हैं। तभी डम्पलिंग्स खाते हुए युएंग की मॉम की डम्पलिंग के अंदर एक कॉइन निकलता है, तो सभी लोग उनसे बोलते हैं कि इस बार का न्यू ईयर उनके लिए लकी रहने वाला है। जिस भी शाओनिंग और युएंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जहाँ पर वो उसे मन में थैंक यू बोलता है कि उसे हैप्पीनेस देने के लिए, और शाओनिंग भी उसे मन में थैंक यू बोलती है उसे एक कंप्लीट फैमिली देने के लिए। जैसे सभी लोग अब साथ में खुश होकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद दोनों मॉम साथ में होती है, जहाँ पर युएंग की मॉम बोलती है कि ये दोनों इतने इंटीमेट लग रहे थे, लगता है हमें जल्दी ही ग्रैंड चिल्ड्रन मिल जाएगा। इस पर शाओनिंग की मॉम कहती है कि जब आपने बताया था कि शाओनिंग और युएंग अभी भी अलग सोते हैं तो हमें तो चिंता हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। और वैसे सब कुछ अच्छा ही हुआ, क्योंकि युएंग कितने टाइम से शाओनिंग को पसंद करता था। वो पूछती है कि युएंग निंग को पहले से पसंद करता था, ये बात उसने आपको कब बताई। इस पर वो कहती है कि वो शादी से पहले हमसे मिलने के लिए आया था और शायद आपको वो इस बारे में नहीं बताया। जो सुनकर वो थोड़ी सैड होती है और उसे कहती है कि ये मेरी हेल्थ की वजह से हुआ है। इधर शाओनिंग और युएंग एक दूसरे को काउच पर कडल कर रहे थे। शाओनिंग बोलती है कि अभी जब मैं भी रेगुलर एम्प्लॉय बन जाऊंगी तो हमारी इनकम स्टेबल हो जाएगी और हम पेरेंट्स को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएंगे। और पूछती है कि तुम्हारे डैड की ग्रेव पर कब जाना है, तो युएंग कहता है कि जल्दी ही चलेंगे। तभी हम युएंग की मॉम को शाओनिंग की मॉम से कहते हुए देखते हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ की वजह से मैं बहुत ही सैड हो गई थी और मेरी हेल्थ भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। जब युएंग स्टडीज़ के लिए अब्रॉड गया तब हमारे बीच का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, जिसकी वजह से वो मुझे कुछ भी नहीं बताता। फिर युएंग की मॉम इन दोनों के पास आती है और उन्हें अपने रूम में लेकर जाती है। वो शाओनिंग को यहाँ पर रिंग देती है जो कि उन्होंने जब युएंग अब्रॉड में था तब खरीदी होती है। वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही लेने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं लिया, अभी तुम लोगों की मैरिज हो गई है तो इसे ले लो। इसीलिए अब दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, जिसे देखकर युएंग की मॉम कहती है कि मेरी लाइफ में अभी कोई भी रिग्रेट नहीं बचा हुआ है। और शाओनिंग से बोलती है कि तुम बाद में ना युएंग से बोलकर अपने लिए एक अच्छी डायमंड रिंग भी खरीद लेना।
क्योंकि ये रिंग तो थोड़ी सी ओल्ड हो गई है ना। पर शाओनिंग बोलती है कि यूएंग की चॉइस ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे लिए डायमंड रिंग ना आप ही चूज़ करना। जो सुनकर वो हंसकर हाँ बोलती है। जिसके बाद शाओनिंग और यूएंग बालकनी के अंदर होते हैं, जहाँ शाओनिंग बोलती है कि वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद भी यही रिंग पहनेंगे। फिर वो बोलती है कि मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी शादी हो गई हो, मैं ना हमेशा से ऐसी ही लाइफ चाहती थी। तभी उससे पूछती है कि मेरे नेक पर मार्क गया क्या, जिस पर वो हाँ बोलता है, पर फिर उसे रूम में ले जाकर किस करने लगता है। सीन अभी यहाँ से जाओ पर आता है, जिसकी आंख खुलती है तो वो काउच पर लेटा हुआ था। वो देखता है कि अभी तक टीवी ऑन है और अभी रात के 3 बज रहे थे। टेबल पर सारी डिशेस भी ऐसे ही पड़ी हुई थी। जो सब देखकर वो बोलते हैं कि ये लड़की ऐसे ही जाकर सो गए, वैसे मुझे क्या, ये मेरा घर थोड़ी है, और कोट पहनकर जाने लगता है। अब सुबह जब जिंग की आँख खुलती है तो उसने नाइट गाउन पहना हुआ था। वो जैसे ही हॉल में आती है तो सब गार्बेज फेंकने के लिए जा रहा था। वो उसे देखकर शौक रह जाता है। जिंग उसे बोलती है कि तुम अभी तक यहीं पर हो, और फिर वो हॉल को देखती है कि वो तो एकदम साफ था। जाओ तो उसे यहाँ नाइट गाउन में देखकर काफ़ी नर्वस हो रहा था, जिसे ऐसे देखकर जिंग बोलती है कि तुम इतने रेड क्यों हो रहे हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। जो सुनते ही वो फटाफट से अपना कोट पहनता है और कहता है कि मैं ना क्यूट लड़कियों को पसंद करता हूँ, और उसे जाने से पहले बोलता है कि गार्बेज को डोर में मत फेंकना, अच्छा नहीं होता। जिसे ऐसे देखकर वो स्माइल करने लगती है और वो चला जाता है। अगले दिन अब तांग को यूएंग के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों शिप वाले प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे थे। तांग बोलती है कि मुझे जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर यूएंग उसे नए प्रोजेक्ट के लिए प्रेज करता है और कहता है कि वो इसे हैंडल कर लेगा। अब जैसे ही तांग बाहर आती है तो शोज की तारीफ करता है कि कैसे उसने इतने बड़े क्लाइंट को साइन करवाया। वो कहती है कि मैं अपने डैड से बात की और उनका रिलेशन यूज़ किया इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए। जो सुनकर जिंग बोलती है कि अपने डैड को यूज़ करना एक प्रोजेक्ट को सिक्योर कराने के लिए तो मुझे पसंद आया, पर तांग को उसका ये टोन थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर यूएंग अब जब लिफ्ट के अंदर जा रहा था तो किसी को इस प्रोजेक्ट पर सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहता है। जैसे वो लिफ्ट बंद होने वाली थी तभी वहाँ पर शाओनिंग आ जाती है और दोनों अब कैमरा से छुपते हुए साथ में हाथ पकड़ के खड़े हुए थे। शाओनिंग उसे बोलती है कि वो लोन की डॉक्यूमेंट्स अभी उसके पास लेकर आएगी तो इसे अप्रूव कर देना। पर यूएंग उसे फिर से एक बार बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहता है, जिस चीज़ के लिए वो हाँ बोलती है। इसके बाद हम साओ को देखते हैं, जो कि कैंटीन में खाना लेकर जिंग को ढूंढता है और उसके साथ वाले टेबल पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी टेबल पर शुअरली बैठे हुए थे, जो कि उसे ऐसे देख रहे थे। तभी जाओ जिंग से यहाँ पर कहता है कि अकेले खाना कितना लोनली होता है ना। तो जिंग अपना जो शो देख रही होती है उसे दिखाकर कहती है कि मैं अपने लिटिल ब्रदर्स को देख रही हूँ, तो भला कैसे अकेले हूँ। अब वो उसे अटेंशन लेने के लिए उसे काम की बात करता है और गॉसिप बोलता है, पर वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तभी ली कहता है कि क्या तुम जिंग को पसंद करते हो जो कि उसे रिपोर्ट दे रहे हो। तो जवाब सीरियस होकर बोलता है कि हाँ, मैं उठते ही और सोने से पहले ना हमेशा जिंग के बारे में ही सोचता रहता हूँ। जिसे ऐसे वो दोनों देखने लग जाते हैं कि शायद अभी कन्फेस करेगा, लेकिन फिर वो अचानक से बोल देता है कि वो पता नहीं कब मेरे पैसे वापस करेगी। जिसे ऐसे देखकर ये लोग वापस से अपना खाना खाने लग जाते हैं और जिंग उसे अपने प्लेट से पोलाइटली कुछ खाने के लिए देती है ताकि वो अभी उसे पैसे लेने की बात ना करे। जिसके बाद हम शाओनिंग को देखते हैं, जो कि लिंग के साथ स्नैक्स खा रही होती है शॉप में, जहाँ पर लिंग उसे बोलती है कि वो फ्रंट डेस्क पर उस सांग के बारे में सुनती है। अभी मैंने सुना कि वो कोई बड़ा क्लाइंट लेकर आई, जिस पर निंग हाँ बोलती है। लिंग उससे बोलती है कि फिर तो तुम्हें भी जल्दी अपना क्लाइंट अप्रूव कराना होगा, तुम उसे लूज नहीं कर सकती। शाओनिंग बोलती है कि मैं कभी भी उसके साथ कम्पीट नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अभी अच्छा काम करके परमानेंट एम्प्लॉय बनना चाहती हूँ। उसके बाद शिव के एग्ज़ाम के बारे में पूछती है तो लिंग बताती है कि अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। अब सभी लोग जब मीटिंग कर रहे होते हैं तो यूएंग सभी के सामने तांग को प्रेस करता है कि वह न्यू होकर भी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। उसके बाद शाओनिंग को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पर वो उसे इस प्रोजेक्ट को छोड़कर कोई और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है। वो बताता है कि मिस्टर यांग का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसीलिए उसे लोन नहीं मिल सकता, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो और इस सब की वजह से ज़्यादा सैड भी मत होना। शाओनिंग हाँ बोलती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी। जैसे वो बाहर आती है तो उसकी हालत जिंग और जाओ देख लेते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट के अंदर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो भले ही अप्रूव कैसे नहीं हुआ। पर शाओनिंग अपने अरेस्ट पर आकर बैठ जाती है। तो अब जिंग से कहता है कि मैं देख कर आता हूँ। ये बोलकर वो यूएंग के ऑफिस में बात करने के लिए चला जाता है। अब जब शाओनिंग अकेली बैठी हुई थी तभी वहाँ पर तांग आती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर न्यू हो तो फेलियर होते रहते हैं, इसीलिए सैड मत हो। और साथ ही ये भी बोलती है कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, तब पता चला कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्या तुम्हें ये बात यूएंग ने नहीं बताई? पर फिर शाओनिंग का एक्सप्रेशन देखकर बोलते हैं कि शायद इसीलिए नहीं बताया होगा ना, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा बुरा लगेगा कि तुमने खुद ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया और मैंने किया, तो मुझे इसके बारे में पता चल गया। शाओनिंग उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तब तांग याद करती है कि उसे किसी बार की सेल्स पर्सन से पता चला था और शाओनिंग से बोलती है कि अगर तुम्हें इतना भी सेंस ना हो तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर काम करने के लायक नहीं हो।
जिसकी ये बात सुनकर शाओनिंग स्माइल पास करती है और उसे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अगले सीन में जाओ अपनी कार के अंदर होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसीलिए वो जिंग के पास जाता है, जहाँ वो उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर परफ्यूम वगैरह स्प्रे कर रहा था। तभी एकदम से जिंग दरवाज़ा ओपन कर देती है। उसे देखते ही वो सीधा उसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो वो उसे अंदर बुला लेती है। अंदर जाकर जब वो पूरे घर को मैसी हालत में देखता है तो वो पहले तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खड़े होकर काउच पर पड़े हुए कपड़े उठाने लग जाता है। जिसे जिंग ये सब करते हुए देख रही थी, तो वो कहता है कि मैं सिर्फ इन्हें धोने के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जिंग अब उसके पास आकर उसे प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान न देकर उसे बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे तो सच में इससे प्यार हो गया है। यहाँ से फिर हम शाओनिंग को देखते हैं, जो कि लैपटॉप पर उस शिपयार्ड प्रोजेक्ट के बारे में देख रही थी। तभी यूएंग उसके लिए मिल्क लेकर आता है। ये देखकर उससे पूछता है कि वो ठीक है क्या, तो वो हाँ बोलती है। पर यूएंग उसे कहता है कि ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट था और ऐसे चलता रहता है, तो डिस्करेज मत हो। पर शाओनिंग बोलती है कि मुझे पता है कि ये मेरी इनकेपेबिलिटी की वजह से हुआ है, मैं तांग के साथ कम्पीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसने ये चीज़ पता लगाई और मैं नहीं कर पाई। तो यूएंग कहता है कि उसके पास अलग रिसोर्सेज और सर्कमस्टांसेस हैं। शाओनिंग बोलती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, इससे मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। जो सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन अब जाओ जिंग से शाओनिंग की तरफ दिखाते हुए कहता है कि अभी ना वो काफ़ी लो स्पिरिट में है। जिसे ऐसे देखकर जिंग बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, कि वो तुम्हारी तरह ऐसे सभी के साथ बात करे घूमते हो और खुश करे उन्हें। जो सुनकर जाओ से कुछ नहीं बोलता है और जाकर सीधा अपने डेस्क पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर यूएंग, तांग और प्रेसिडेंट आ जाते हैं, जो कि शूट कर रहे थे। वो सभी लोगों को खुश होकर एक सर्टिफिकेट दिखाता है और बताता है कि तांग के अच्छे काम और इतने अच्छे इंप्रूवमेंट की वजह से उसे मैनेजर बनाया जा रहा है। सभी लोग अप्लॉज करते हैं। तभी सभी लोग ग्रुप फोटो लेते हैं, जहाँ पर यूएंग की एक तरफ तांग होती है और दूसरी तरफ शाओनिंग। अब जब सभी लोग अपने डेस्क पर बैठे हुए थे, तभी तांग उन्हें बोलती है कि आज वो सभी को ट्रीट देगी। वो यूएंग से भी चलने के लिए कहता है, तो वो हाँ बोल देता है, लेकिन शाओनिंग मना कर देती है कि उसे कुछ काम है तो वो नहीं जा पाएगी। इसलिए अब जिंग सभी लोगों के लिए जगह बुक कर देती है। अब जब ये लोग लिफ्ट के अंदर जा रहे थे, तभी यूएंग कहता है कि मुझे ना एक ईमेल भेजना है, तो मैं वो करके आता हूँ। तांग उसे बोलती है कि वो ना उसका वेट करेगी, पर वो उसे मना कर देता है। वो अब शाओनिंग के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि वो उन लोगों के साथ जा सकता है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा थक गई है, इस वजह से वो नहीं जा रही है। कल उन्हें डैड के ग्रेव पर जाना है, तो वो थोड़ा सा जल्दी आ जाए, और वो अभी लिंक के साथ शॉपिंग पर जा रही है। यहाँ से फिर हम इन दोनों को मॉल में देखते हैं, जहाँ पर शाओनिंग उसे बोलती है कि अपना खर्चा करना आप थोड़ा सा कम करो, अब तुम शियो के साथ हो, तो वो ओके बोलती है। तभी उसे शियो का कॉल आ जाता है, जो उसे एक्वेरियम में बुलाता है। पहले वो मना कर देती है, लेकिन जब लिंगो से जाने के लिए बोलती है तो वो चली जाती है। जैसे ये लोग एक्वेरियम के अंदर पहुँचते हैं, तो शियो यहाँ पर उसे बताता है कि उसने एग्ज़ाम पास कर लिया है। जो सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और पूछती है कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ। तो वो उसे बोलता है कि तुम ना बस मेरे साथ सनसेट देखने के लिए चलना। जिस पर वो हंसते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे वहाँ पर ये जगह प्रपोज करने वाले हो तो मैं नहीं आने वाली। और दोनों यहाँ पर साथ में फोटोज क्लिक कराते हैं। अगली सुबह अब जैसे ही लिंग उठती है, तो देखती है कि शिव ने पहले ही उठकर ब्रेकफास्ट बना दिया था। वो बताता है कि अब उसका फिजिकल एग्जाम है, जिसकी वजह से उसे एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। इधर हम शाओनिंग और यूएंग को सारा सामान पैक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि सारा सामान तो उसने रख लिया है, लेकिन वो सनफ्लावर बुके लाना भूल गई। पर वो कहता है कि उसने ऑलरेडी उसे ले लिया था। जो देखकर शाओनिंग कहते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तो यूएंग सामान रखते हुए उसे कहता है कि तभी भी तुम मुझे काम की बात नहीं बता रही हो। पर शाओनिंग उसे बैक हक करके कहती है कि इन सब को डाइजेस्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सब मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। तो यूएंग भी उसे हक करता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारी सब के अंदर हेल्प करना चाहता हूँ। तभी उसी वक्त शाओनिंग को उसके डैड का कॉल आ जाता है। अगले सीन में अब हम इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम कल जल्दी सोने के लिए चली गई थी, तो हमें लगा कि शायद वो जल्दी उठना चाहती थी, इसलिए जल्दी सो गई, लेकिन वो सुबह उठते ही बेहोश हो गई, इसलिए हमें उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आना पड़ा। डॉक्टर आते ही यूएंग को बात करने के लिए लेकर जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम के जो कैंसर सेल्स है वो ब्रेन तक पहुँच गए हैं, उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए। जो पूछता है कि कितना टाइम है, तो वो 1 से 2 महीने बोलते हैं। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उसे कहता है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट या फिर ड्रग बताओ, मैं उसके लिए कोऑपरेट करूँगा। पर डॉक्टर बोलते हैं कि हम पूरा ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगले सीन में शाओनिंग और यूएंग सामान पैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर यूएंग शाओनिंग को एक मेडिसिन का बैग देता है और उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है कि इसमें से कौन सी रिक्वायर्ड है। शाओनिंग पूछती है कि क्या तुम नहीं आ रहे हो, तो बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ।
वैसे तो ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट 2 का था, लेकिन वो लोग पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। शॉनिंग कहती है कि तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए ना, मॉम उठेंगी तो सबसे पहले तुम्हें देखना चाहेंगी। पर वो कहता है कि डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन के बारे में बताया जो कि इफेक्टिव है, लेकिन उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो भी पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो भी ओके बोलती है। अब रात को मैसेज करके शॉनिंग पूछती है कि तुम डिनर करने आओगी क्या, लेकिन वो मना करके बोलता है कि आज सोशलाइजिंग के लिए डिनर है। अब रात में वो घर पर ड्रंक होकर वापस आता है और काउच पर ही बैठकर सो जाता है, जिसे ऐसे देखकर शॉनिंग उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। ऐसे अब यूहेंग काफ़ी दिनों तक दिन रात पूरा मेहनत करता है। एक दिन वो आकर अपनी मॉम को हॉस्पिटल में देखने के लिए भी जाता है, लेकिन उनसे मिलता नहीं है। इसके बाद शॉनिंग जब यूहेंग के ऑफिस में आती है उसे कुछ पेपर साइन कराने के लिए, तो वो उसे बोलती है कि मॉम तुम्हें मिस कर रही थी, इसलिए उनसे मिलने के लिए आ जाओ, जिस पर वो ओके बोलता है और कॉफ़ी पीने लग जाता है। पर वो उसे कहती है कि इतनी कॉफ़ी मत पियो, अपने आप को इतनी स्ट्रेस में मत डालो। उसी वक्त वहाँ पर तांग आ जाती है। उसे कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटलाइज है, वो कहाँ पर है मुझे बताओ, मैं उनका ख्याल रखना चाहती हूँ या फिर उनके लिए कुछ भेजना चाहती हूँ। लेकिन यूएंग बोलता है कि उसकी मॉम के लिए ख्याल रखने के लिए ऑलरेडी लोग हैं, और उसे सीधा प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाता है, जो सुनकर शॉनिंग बाहर आ जाती है। अब जैसे ही तांग बाहर आती है तो वह शॉनिंग के पास जाकर उसे डोमिनेटिंगली बोलती है कि मेरे प्रोजेक्ट की पेपर्स को अरेंज करके मुझे जाने से पहले दे देना। जैसे ऐसे सभी लोग देखने लग जाते हैं। शॉनिंग बोलती है कि मैं ये काम क्यों करूँ, तो वो बोलते हैं कि तुम जिंग के लिए तो करती हो ना, मैं भी मैनेजर हूँ तो मेरे लिए भी करना पड़ेगा। पर शॉनिंग कहती है कि ये मेरा काम नहीं है, जिंग मेरी मास्टर है तो इसीलिए मैं उसके लिए करती हूँ। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम लिंक के साथ उसे उसकी कार में देखते हैं, जो कि उसे ये सब बता रही थी। लिंक कहती है कि अच्छा किया, वो अपने आप को आखिर समझती क्या है, उसके साथ ना कुछ करना पड़ेगा। पर शॉनिंग उसे कुछ भी करने से मना करती है और बोलती है कि वैसे वो केपेबल तो है और ये प्रोजेक्ट के अंदर मेरी गलती थी, तो मुझे ये सब समझना चाहिए। लिंग उसे यहाँ पर यूएंग की बात करती है, तो शॉनिंग बताती है कि वो तो बहुत ही बिजी है, मॉम की मेडिसिन लेने के लिए पैसों की ज़रूरत है और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि वो मेडिसिन कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहने वाली है। लेकिन यूएंग ये समझना नहीं चाहता, इसीलिए अब उसकी मॉम का ख्याल रखने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद शॉनिंगम हॉस्पिटल में आती है, जहाँ पर केयर टेकर उसकी मॉम का ख्याल रख रही थी। वो उसे बोलती है कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो तुम जा सकती हो। यूएंग की मॉम उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर केयर टेकर को भी रखा हुआ है, तो तुम्हें अपना काम छोड़कर बार बार यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और यूएंग को भी बताने के लिए कहती है कि वो उसकी चिंता ना करे। इस पर शॉनिंग बोलती है कि काम की वजह से वो बिजी है, इसीलिए नहीं आ पा रहा आपसे मिलने के लिए। तो मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अगर वो मुझे ऐसे देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। तभी शॉनिंग को कॉल आ जाता है और वो बाहर जाकर बात करती है, जहाँ जाओ से कहता है कि उसका एक क्लाइंट है, उसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा कुछ काम नहीं है तो तुम उसे आराम से हैंडल कर लोगी, मैं तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ। जहाँ पर वो कुछ सोचकर उसे ओके बोल देती है। अब वो रात में सैड होकर बैठी हुई थी, जहाँ जो कुछ भी उसे यूएंग और तांग ने मिस्टर यांग के प्रोजेक्ट के बारे में कहा था उसे याद कर रही होती है। तब यूएंग वहाँ पर आ जाता है और अपने रूम में जा रहा था, पर शॉनिंग उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन यूएंग मना कर देता है और बोलता है कि अभी उसका बात करने का मन नहीं है, पर वो उसे जाने नहीं देती। इस वजह से अब वो सैड होकर उसे हक कर लेता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोलते और बस ऐसे हक करके खड़े रहते हैं। अगले दिन अब जब शॉनिंग जाओ से ऑफिस में मिलती है तो उसे कहती है कि मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है अभी और मैं इसे नहीं कर पाऊंगी। जो बोलता है कि अच्छा हो गई, पर तुम क्लाइंट से मिल कर तो आओ। लेकिन वो मना करके कहती है कि मेरे फैमिली में कोई बीमार है जिसका मुझे ख्याल रखना है, इस वजह से मैं अभी ये सब चीज़ें एक साथ नहीं कर पाऊंगी। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर यूएंग आता है और जाओ से पूछता है कि क्या हुआ है, तो जाओ उसे बता देता है कि मैं शॉनिंग को क्लाइंट दे रहा था उसे रेगुलर एम्प्लॉय बनाने के लिए, लेकिन वो कह रही है कि उसकी फैमिली में कोई बीमार है तो वो नहीं कर पाएगी। फिर वो यूएंग से बोलता है कि मुझे तांग ने बताया कि तुम्हारी मॉम भी हॉस्पिटलाइज्ड है, इस पर वो हाँ बोलता है। फिर जाओ अब जिंग और अपने लिए कॉफ़ी लेकर आता है। वो उसे देकर कहता है कि ये कॉफ़ी ना मुझे फ्री मिली, जिसे जिंग बोलती है कि ये मेरी फेवरेट कॉफ़ी तुम्हें अपनी ड्रिंक के साथ फ्री मिली, तो वो हाँ बोलता है। जिंग बोलती है कि तुम ये सब मेरे साथ बात करने के लिए तो नहीं कर रहे हो, पर वो उसे अब यहाँ पर यूएंग की बात करने लग जाता है कि वो उसकी मॉम से मिलने के लिए चलते हैं। जिंग भी उसे ओके बोलती है कि हम सब लोग ना साथ ही में चलेंगे। फिर वो उसे आबाद शॉनिंग की बात करता है कि मैं उसे क्लाइंट दे रहा था, लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जो सुनकर वो उसे अनॉयड तरीके से कहती है कि पहले वो लॉबी में इतने सालों तक काम करने के बाद भी रेगुलर एम्प्लॉय नहीं बन पाई, अभी यहाँ पर काम करने के लिए आई तो यहाँ पर भी पुरानी राइवल आ गई और उस बेचारी का काम खराब हो गया। अब जब वो अपने ऊपर डाउट कर रही है तब तुम उसे क्लाइंट दे रहे हो, वो भला कैसे करेगी। जिसे ऐसे देखकर जाओ स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम बाहर से कोल्ड और अंदर से सॉफ्ट हो, मेरे लिए भला कब केयर करोगे।
जिसकी ऐसी बात सुनकर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती और काम करने के लिए बाहर चली जाती है। रात में अब हम युएंग को हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने के लिए बोल रहा होता है। वो कहता है कि तुम आज फिर से आ गए, तुम भला टाइम पर आकर अंदर क्यों नहीं जाते। युएंग कहता है कि मैं बस थोड़ी देर रुकूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। अब जब वो घर आता है तब शाओनिंग पूछता है कि तुम ड्रिंक कर रहे थे क्या, तो वो हाँ बोलता है कि क्लाइंट के साथ ड्रिंक की मैंने। पर शाओनिंग उसे कहती है कि मॉम तुम्हें बहुत ही मिस कर रही है, उसे मिलने के लिए चलो। पर युएंग मना करता है तो शाओनिंग कहती है कि ये सब करके कुछ नहीं होने वाला, बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो, इससे अच्छा जो टाइम है उसे अपनी मॉम के साथ बिताओ। लेकिन वो नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि मैं अपनी मॉम को कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम भला ये सब क्यों कह रही हो। तो शाओनिंग उसे बोलते हैं कि तुम ये सब फेस नहीं कर पा रहे हो इसीलिए कर रहे हो, जिसकी इस बात पर वो अनॉइड होकर हाँ बोलता है और फिर उसे कहता है कि तुम भी तो यही कर रही हो ना, जाओ ने तुम्हें क्लाइंट दिया, तुमने भी तो नहीं लिया ना। तो निंग बोलती है कि इसकी बात बाद में करेंगे, पर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रेगुलर एम्प्लॉय ना बनो, पर वो मना करती है। युएंग गुस्से से उसे बोलता है कि एक फेलियर की वजह से तुम ऐसा कर रही हो। शाओनिंग बोलती है कि मैं भी किसी भी क्लाइंट को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम है। युएंग बोलता है कि तुम ना बदल गई हो, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। तो शाओनिंग कहती है कि लोग टाइम के साथ बदल जाते हैं, देखो तुम भी कितने बदल गए हो, जैसे मैं तुमसे पहले मिली थी वैसे अब बिल्कुल भी नहीं हो। वो अपने रूम से ब्लैंकेट और पिलो लेकर आती है और काउच पर रखकर चले जाती है, क्योंकि वो गुस्से में नहीं चाहती थी कि युएंग उसके साथ सोए। युएंग भी अब अकेले में याद करता है कि शाओनिंग ने उसे अभी क्या कहा। वो अपनी मॉम के सामने जाने से डर रहा है और वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डर रहा है। यहाँ से फिर वो अपने स्कूल का टाइम याद करता है, जब शाओनिंग उसे कह रही होती है कि तुम युएंग हो ना, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत, तुम्हें इस तरीके से पास में नहीं रहना चाहिए, तुम फ्यूचर की तरफ देखो, तुम्हें ना नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। शाओनिंग भी रूम में जाकर युएंग ने जो उसे काम के बारे में बोला था वो सोच रही होती है कि क्या वो सच में अपने काम में अच्छी नहीं है। अगले दिन अब शाओनिंग रेडी होकर मील लेकर मॉम के पास हॉस्पिटल में जा रही होती है। युएंग काउच पर होता है तो वो उसे कहती है कि आज वीकेंड है, हॉस्पिटल आओगी क्या। इस पर वो कहता है कि एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है। वो अब यहाँ पर उसे कल के लिए सॉरी भी बोलता है, लेकिन शाओनिंग बीच में उसे बोल देती है कि अगर आना है तो 4 बजे से पहले आना, उसके बाद विजिटिंग आवर्स खत्म हो जाते हैं, ये बोलकर चली जाती है। शाओनिंग अब जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचती है तो वहाँ पर मॉम से पूछती है कि अभी वो कैसी है। तभी वो साइड वाले बेड पर देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता और जो पेशेंट की फैमिली वाले थे वो वहाँ पर सामान वगैरह पैक कर रहे थे। जब मॉम बताती है कि कल उन आंटी की डेथ हो गई। ये सुनकर शाओनिंग शॉक हो जाती है कि कल तक तो एकदम ठीक थी, अचानक से ऐसे कैसे हो गया। फिर वो यहाँ पर मॉम को एश्योर करती है कि मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है कि आप अच्छे से रिकवर कर रही हो, तो चिंता मत करो। और युएंग का भी काम में बहुत ही बिजी है, लेकिन उसने कहा है कि वो आज मिलने के लिए आने वाला है। इस पर मॉम कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ और उसे अपने पुराने घर को साफ करवाने के लिए बोलती है कि अब मैं वहाँ पर जाकर रहना चाहती हूँ। जो सुनकर शाओनिंग अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि आप डिस्चार्ज होना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन आप ये मत बोलिए कि आपको अकेले वहाँ पर रहना है। अब वो युएंग को बाहर जाकर कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वो उसे मैसेज करके बताती है कि मॉम ने क्या कहा कि मॉम नहीं चाहती कि वो अपने लास्ट डेज को इस हॉस्पिटल के अंदर स्पेंड करे। पर इधर युएंग क्लाइंट से बात कर रहा था, जिस बीच वो शाओनिंग का मैसेज भी पढ़ लेता है और उस क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करता है। पर वो कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, जो सुनकर युएंग सैड हो जाता है। इधर शाओनिंग रूम के बाहर खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पर सभी कलीग्स आ जाते हैं। जाओ शाओनिंग को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शाओनिंग बोलती है कि मेरे रिलेटिव भी इसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, इसलिए मैं युएंग की मॉम को भी देखने के लिए आ गई। तांग कहती है कि ऐसे उसकी मॉम के पास आकर तुम कहीं परमानेंट एम्प्लॉय तो नहीं बनना चाहती। पर शाओनिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उन्हें अंदर लेकर जाती है। वो अभी युएंग की मॉम को आंटी कहकर बुला रही होती है, जो सुनकर मॉम भी अब सिचुएशन के बारे में समझ जाती है और उन सभी लोगों को आने के लिए थैंक यू बोलती है। वो बोलती है कि शाओनिंग काफ़ी प्यारी बच्ची है, इसलिए उन सभी को ऑफिस में शाओनिंग का ध्यान रखने के लिए बोलती है। जो देखकर शाओनिंग बोलती है कि मैं तो इनसे 2-3 बार ही मिली हूँ, लेकिन ये ना मुझे एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करती है। फिर वो उनके लिए एप्पल पील करने लग जाती है। जिस बीच तांग युएंग की मॉम के पास आकर बैठ जाती है और उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करती है कि युएंग और मैंने कॉलेज के अंदर एक साथ पढ़े हैं, दोनों काम के साथ रियल लाइफ में एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे भी अपनी मॉम का ख्याल रखने की आदत है, तो मैं भी आपका ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन मॉम उसे बोल देती है कि यहाँ पर ना केयर टेकर है, तो इस सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी जिंग देखती है कि बेड पर जो इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी वहाँ पर फैमिली में शाओनिंग का नाम लिखा हुआ था। फिर शाओनिंग उसे बाहर से पानी लाने के लिए भेज देती है, पर तभी तांग शाओनिंग के पास आकर उसे एप्पल ले लेती है, बोलती है कि मैं ही पील करती हूँ। इसलिए शाओनिंग जिंग के पास जाने लग जाती है।
इधर जिंग पानी भरते हुए दो नर्सेस को बात करते हुए सुन लेती है कि जो बेड नंबर 16 की पेशेंट है वो अपनी डॉटर इन लॉ से कितनी ज़्यादा क्लोज है, वो उसका कितने अच्छे से ख्याल भी रखती है। मैंने सुना है कि वो दोनों कपल बैंक में काम करते हैं। जो सारी चीज़ें सुनकर जिंग शॉक रह जाती है और उसने जो भी शाओनिंग और यूएंग के क्लोज मोमेंट्स विटनेस किए थे वो सब याद करती है कि कैसे वो दोनों रिलेशनशिप में और सभी से छुपा रहे हैं। तभी शाओनिंग भी वहाँ पर आ जाती है अब जब जिन्हों वापस जा रहे थे। तभी जिंग उसे कहती है कि यूएंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है, अच्छे से काम भी करता है, लेकिन उसकी मॉम बीमार होने की वजह से उसे ये सब काम करना पड़ता है। जो उसकी वाइफ रहेगी उसे भी ये सब बर्डन उठाना पड़ेगा। इस पर शाओनिंग बोलती है कि फैमिली कभी भी बर्डन नहीं होती। पर जिंग बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि फैमिली की वजह से बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, उससे अच्छा अकेली लाइफ हो। निंगो से बोलती है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो क्या लाइफ अच्छी हो सकती है और आप खुश रह सकते हो। जिसकी इस बात पर जिंग सोचने लग जाती है। उसी वक्त वहाँ पर जाओ आ जाता है जो बोलता है कि आंटी तुम्हें बुला रही है, इसलिए वो चली जाती है। जाओ जिंग से पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए बर्डन हो, और ये बोलकर रूम में चली जाती है। रूम में आकर अब सभी लोग थोड़ी देर तक बात करते हैं, पर जिंग सभी से कहती है कि हमें ना अब चलना चाहिए क्योंकि आंटी को भी रेस्ट की ज़रूरत है। वो तांग को भी ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाने लग जाती है और जाने से पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे भी छुपा देती है ताकि उसे कोई देख न ले, जो चीज़ शाओनिंग भी नोटिस कर लेती है। सभी लोग के जाने के बाद अब शाओनिंग मॉम से बोलती है कि वो कितना ज़्यादा डर गई थी, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की और सब कुछ संभाल लिया। इस पर मॉम कहती है कि मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम अपनी रिलेशनशिप सभी को नहीं बता पा रहे हो जॉब की वजह से। तो शाओनिंग बोलती है कि आप तांग की चिंता कर रही हो क्या, जिस पर वो हाँ बोलती है। पर वो कहती है कि वो स्मार्ट है, लेकिन मुझे यूएंग पर भरोसा है, वो उसे अच्छे से हैंडल कर लेगा। उसके बाद यूएंग की मॉम पूछती है कि तुम थोड़ी सैड लग रही हो, क्या यूएंग और तुम्हारा झगड़ा हुआ है, लेकिन वो मना करती है। तो मॉम बोलती है कि फिर ये ज़रूर काम का प्रॉब्लम होगा, लेकिन तुम यूएंग की तरह शांत मत रहना, और उसे बताती है कि कैसे जब उसकी डैड की डेथ के बाद यूएंग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था। मैं उसे बहुत ट्राई करती थी कंसोल करने का, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, ना ही मुझे कुछ बताता था। लेकिन बाद में एक दिन वो फिर से राइट ट्रैक पर आकर मेहनत करने लग गया, जैसे किसी ने उसे समझाया हो या फिर उसे खुद ही रियलाइज़ हो गया हो। यहाँ हम सभी एम्प्लॉयज़ को देखते हैं जो कि चले जाते हैं, लेकिन जाओ और जिंग आखिर में बचते हैं। जहाँ जाओ बोलते हैं कि क्यों ना आज हम लोग साथ में वीकेंड स्पेंड करें, हमने अच्छे से न्यू ईयर भी स्पेंड किया था ना। तो जिंगो से कहती है कि या तो मुझे डेट के लिए लेकर जाना चाहते हो, जिस पर वो स्माइल करके हाँ बोलते हैं। वो बोलती है कि कहीं तुम मेरे साथ कंजर्वेटिव मैरिज में तो नहीं आना चाहते ना। उसी वक्त उसकी टैक्सी भी आ जाती है और वो उसमें बैठकर चली जाती है, जिसे ऐसे देखकर जाओ शौक हो जाता है, भला ये लड़की मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिसके बाद हम शिव को रनिंग करता हुआ देखते हैं, जिसके साथ साथ लिंक साइकिल चला रही थी। तभी उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है, जहाँ वो उन्हें बोलती है कि आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे। वो उन्हें बताती है कि शिव ने एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो बोलते हैं कि ये तो मुझे पहले से पता था। जो सुनकर वो फिर से साइकिल चलाना चालू कर देती है। दोनों अब यहाँ से बीच पर होते हैं, जहाँ पर शिव देखता है कि लिंग ने उसे 5 लाख युआन भेजे हुए थे। वो उसे पूछता है इस बारे में, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ पैसे वापस करने में, तुम्हें ज़्यादा टायर्ड होने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ अपने सिलेक्शन पर फोकस करो। पर वो बोलता है कि जो भी ये पैसे मैं खुद वापस करना चाहता हूँ। इसके बाद हम शाओनिंग को देखते हैं, वो जैसे ही हॉस्पिटल से निकल रही होती है तो सोचती है कि जिसने यूएंग की हेल्प की स्कूल में, कहीं ये उसकी ड्रीम गर्ल तो नहीं है। तभी वहाँ पर यूएंग आ जाता है और उसे अंदर चलने के लिए बोलता है, पर वो बताती है कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, अगर तुम कोई प्रॉमिस नहीं रख सकते तो मत किया करो। दोनों अब जब कार के अंदर होते हैं तभी यूएंग को डॉक्टर का कॉल आ जाता है कि उसकी मॉम की रिपोर्ट्स आ गए हैं, वो न्यू मेडिकेशन का यूज़ कर सकती है, लेकिन उससे कोई हेल्प मिलेगी या फिर नहीं ये वो नहीं बता सकते। पर शाओनिंग और यूएंग दोनों खुश होते हैं। रात में अब शाओनिंग उसका हेयर कट कर रही होती है क्योंकि उसके बाल ज़्यादा बड़े हो गए थे और उसके पास बाहर से हेयर कट कराने के लिए टाइम भी नहीं था। जहाँ वो उसे बताती है कि मॉम की जो साथ वाली पेशेंट थी उनके साथ क्या हुआ। मॉम भी इसी वजह से सैड थी। फिर उसे बोलती है कि क्यों ना हम घर भेज दे, इससे पैसों की चिंता भी खत्म हो जाएगी, मॉम का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और तुम उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर पाओगे। यंग उसे कहता है कि पैसों की चिंता मत करो और घर भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। फिर वो उसे भी क्लाइंट पर काम करने के लिए बोलता है तो वो हाँ कहती है। शाओनिंग भी अब वापस से अच्छे से काम करने लग जाती है, वो जाओ की भी हेल्प लेती है। जिस बीच शाओनिंग और यूएंग दोनों टाइम टू टाइम मॉम को भी मिलने के लिए जाते हैं। एक दिन अब जब शाओनिंग काम कर रही थी तभी यूएंग भी वहाँ पर कुछ काम कर रहा होता है, जिन्हें इस तरीके से देखकर जिंग स्माइल कर रही थी कि कैसे ये लोग काम करते करते सीक्रेटली एक दूसरे को देखते रहते हैं। यहाँ से फिर हम जाओ और जिंग को देखते हैं, जहाँ पर जाओ कहते हैं कि मुझे लगता है कि यूएंग और तांग साथ में है।
पर चिंगू से बोलती है कि तुम ना कुछ भी मत सोचा करो। पर जाओ बोलता है कि हमारे बैंक की डेटिंग रूल्स की वजह से शायद वो लोग ने ये चीज़ें छुपा रहे हैं, और कहीं तुम इसकी वजह से तो मुझे रिजेक्ट नहीं किया ना। पर वो उसे कहता है कि बैंक ना तभी ट्रांसफ़र करता है जब मैरिज हो, पर अगर हम दोनों की पोस्ट सेम है और हम डेट कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी हमें टाइम तो लगेगा ही ना एक दूसरे को समझने के लिए। जिन कहती है कि तुम मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो जाओ हाँ बोलता है, क्योंकि वो अभी इतने यंग नहीं है कि वो फन के लिए रिलेशनशिप में आए। पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में अब यूहेंग और शॉनिंग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनकी मॉम की कंडीशन अब अच्छी हो रही है और अभी वो घर पर जा सकती है, जो सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ से फिर हमें इनके एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पीई टीचर सभी लोगों को सिटअप करने के लिए कह रहा था, पर कोई भी यूहेंग का पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं था। एक लड़की शॉनिंग को बताती है कि यूहेंग के डैड ने अपने बेस्ट फ्रेंड को बिट्रे किया, इसीलिए कोई उसके साथ भी फ्रेंड बनने को तैयार नहीं है, जो सुनकर शॉनिंग अब यूहेंग का पार्टनर बनने के लिए चली जाती है, जिसे देखकर उसे अच्छा लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।